इस वीडियो के अंदर में सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से करवाई जाता है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में हम एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये मेजनी कौन था और मेजनी ने इटली के एकीकरण में अपना किस तरह से योगदान दिया। इन सब प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जब क्वेश्चंस बैंक को पलटिएगा तो ये क्वेश्चंस मेजनी कौन था और मेजनी ने इटली के एकीकरण में अपना किस तरह से योगदान दिया, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेजनी कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक व एक योग्य सेनापति था। अब बोलिएगा सर जी साहित्यकार क्या होता है? जो पुस्तक को पढ़ता भी है और जो पुस्तक को लिखता भी है उसी को कहते हैं साहित्यकार। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक का मतलब क्या हुआ? वह गणतंत्र में विश्वास करता था। जिस प्रकार अपना देश क्या है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता का ही ना शासक है, जनता का ही ना शासन है, जनता ही ना, हम ही तुम लोग किसी को वोट देकर के सरकार का निर्माण कराते हैं, किसी को विजय बनाते हैं। ठीक उसी तरह मेजनी भी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह एक योग्य सेनापति भी था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक तथा व्यवहारिक गुण कम था। क्या होता है आदर्शवादी गुण? आदर्शवादी गुण का मतलब क्या हुआ? बढ़ चढ़ के बात कहना लेकिन काम को उससे कम करना। यानी कि हम ही लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम बिहार टॉप करेंगे, हम अपने स्टेट में टॉप करेंगे, कोई कहता है कि हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में टॉप करेंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है कि बात को बहुत आगे तक ले जाना लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण कम था। हालांकि मेजनी ने इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मेजनी ने इटली के एकीकरण करने के लिए सन 1831 ईस्वी में, यहाँ देखिए सन 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया, यानी कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था इटली के प्रायद्वीपीय भाग में जितना भी विदेशी हस्तक्षेप था उसको समाप्त करना, क्योंकि इटली पर मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रिया उस पर कब्जा कर लिया था। तब न पूछता है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन थी, सबसे बड़ा बाधा दिक्कतें कौन पैदा कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। यानी कि सन 1831 ईस्वी में इसी मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे देश इटली में जो भी विदेशी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है जो विदेशी हस्तक्षेप है उसको समाप्त करना है। इसके बाद देखिए यंग यूरोप का स्थापना किया 1834 ईस्वी में। पूछेगा कि यंग इटली तथा यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो यही मेजनी ने किया था। तो देखिए इन सबों के कारण से, इन सारे संगठनों की सहायता से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया इटली को एकीकरण करने के लिए। देखिए इटली के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थी। अपने ही इटली के अंदर में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरह से इटली को एकीकरण करना चाहता था, यानी कि इटली को एक करना चाहता था। जिसमें देखिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक, ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है इटली का एक महत्वपूर्ण भाग और सबसे शक्तिशाली भाग हुआ करता था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने तरफ से वह इटली को एकीकरण करना चाहता था। उनका कहना था इटली के जितने भी, चार्ल्स एल्बर्ट का कहना था कि इटली के महत्वपूर्ण भाग जितना भी बड़ा बड़ा भाग है उसको हम जो है एक में मिला देंगे। लेकिन मेजनी चाहता था कि इटली का संपूर्ण भागों का एकीकरण हो। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ बड़े भाग को हम एकीकरण करें, बल्कि मेजनी चाहता था कि हम इटली के जितने भी छोटे बड़े सब है, जितने भी राज्य है, छोटे बड़ा भाग जो भी है उसका एकीकरण हो। लेकिन सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कहता था कि हम जो है जितने भी इस देश में बड़ा बड़ा भाग है, जितने भी बड़े बड़े प्रांत है, वो अपने हिसाब से उसको एकीकरण करना चाहता था, यानी कि एक करना चाहता था। और इसके बाद देखिए पोप तो क्या बोले पोप के बारे में? पोप तो धर्म के अनुसार से उसको इटली को एकीकरण करने का प्रयास कर रहा था। तो लेकिन किसी भी राष्ट्र को धर्म से नहीं तोलना चाहिए। राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा नहीं होता है। इसलिए ना अपना देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म यहाँ पे बड़ा नहीं है, राष्ट्र बड़ा है। तब ना अपने यहाँ कोई भी धर्म को अपने मन के अनुसार से चुन सकता है, उसको अपना सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए ना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पोप क्या कर रहा था इटली में? वो कह रहा था कि जो हमारे धर्म को फॉलो करता है उसी के अनुसार से एकीकरण होना चाहिए। जबकि ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक धर्म को आप ज़्यादा मानता दीजिएगा और दूसरे धर्म को कम मानता दीजिएगा, तो क्या ऐसे में क्या हो जाएगा? विभेद यानी कि भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। जनता के बीच भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। कहेगा कि ये विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व देता है और छोटे छोटे धर्म को जो है ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो धर्म के अनुसार से कभी भी किसी भी राष्ट्र को एकीकरण नहीं करना चाहिए। देश को सबसे पहले एक करना चाहिए। धर्म कभी भी राष्ट्र से बड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र को एकीकरण नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र को अलग नहीं होना चाहिए। पहले राष्ट्र को एकीकरण करना चाहिए, राष्ट्र को एक करना चाहिए। लेकिन पोप मानता ही नहीं था। जब अपने घर में आप लड़ाई कीजिएगा तो तीसरा आकर के फायदा उठाएगा ना। इधर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट कह रहा था कि हम अपने मन के अनुसार से, हम अपने नेतृत्व में इटली के जितने भी बड़ा बड़ा भाग है उसको एकीकरण करेंगे, उसको एक ही में मिला देंगे। इधर मेजनी कह रहा था कि नहीं,
छोटे छोटे बड़े भाग सबको हमको एकीकरण करना है, संपूर्ण इटली का एकीकरण करना है। मेजनी कहता था कि संपूर्ण इटली का एकीकरण करें। इधर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट वो चाहता था अपने नेतृत्व में देश के जितने भी बड़े बड़े भाग हैं उसको एकीकरण कराया जाए, यानी कि उसको मिलाना चाहता था। और इधर देखिए पोप तो सबसे गेल गुजरल था। पोप धर्म के आधार पर कह रहा था कि एकीकरण होना चाहिए। धर्म के आधार पर कभी भी एकीकरण नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमेशा भेदभाव उत्पन्न रहेगा। फलना धर्म को विशेष अधिकार दीजिएगा, चिल्ला धर्म को कम अधिकार दीजिएगा, तो ऐसे में कभी भी जनता एक हो पाएगा? इससे सोचिएगा तो कभी भी एक हो पाएगा। सबसे तो खराब था पोप, वो अपने आप को समझता था कि हम भगवान हैं। वैसे पोप के बारे में भी हम वीडियो लाएंगे, किस तरह से निकम्मा था। जिस तरह से आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, उसी तरह से वो भी निकम्मा था। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, आप उसको पढ़ा दीजिएगा एक बेहतरीन तरीका से। आप कहिएगा कि जाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो जुलाई 18 से 30 की क्रांति क्या है, GKS स्टडी सेंटर, उस वीडियो को देख लो। कहेगा कि जुलाई 18 से 30 की क्रांति के बारे में कह रहा है, वो पढ़ेगा नहीं, उस वीडियो को देखेगा नहीं। आप कहेगा कि जुलाई 18 से 48 की क्रांति के बारे में बताइए। अरे बेवकूफ़, कहेगा कि जो पढ़ाते रहिएगा ना वो नहीं पढ़ के तीसरे बात कहते रहेगा। तो ऐसे विद्यार्थी कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले उतना तो कवर कर लो। हम अभी बता रहे हैं कि इसी चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर बना दिए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखेगा, कहेगा कि न्यू वाला वीडियो बनाइए ना। क्या ज्ञान भी कभी नया पुरान होता है? इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिस तरह से हम बताए हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लास 10वीं में हम सबसे बढ़िया अंक लाए, तो इसी चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियो मैथ के ऊपर बना दिए हैं, साइंस के ऊपर बना दिए हैं, सोशल साइंस के ऊपर बना दिए हैं। तो आप लोग जा करके देखिएगा तब ना कहिएगा सर जी ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। अरे पहले जितना हम बता दिए हैं ना उतना सिर्फ याद कर लेगा ना तो आपका सब काम हो जाएगा, खानदाने सुधर जाएगा। टेंशन काहे लेता है, हम हइए ना है। कमेंट कीजिएगा तब ना, जो हम पढ़ा देते हैं पहले उतना तो आप कंट्रोल कीजिए, फिर आगे के बारे में सोचिए। इन्हें बुर्बक विद्यार्थी के चक्कर में अभी हम ये पढ़ा रहे हैं तो आप अगला पढ़ाइए ना, अब वो पढ़ाएंगे तो फिर कहेगा तीसरा पढ़ाइए ना। पता नहीं किस किस तरह से विद्यार्थी होता है, किस किस तरह के विद्यार्थी होता है, हमको पता ही नहीं चलते रहता है। फिलहाल अभी चलते हैं प्रश्न की ओर, कहाँ से कहाँ चले गए। आप लोग जो है परेशान करते हैं ना, इसलिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लास 10th में अच्छा अंक लाए, तो इसी चैनल के माध्यम से हम जो भी वीडियो डाल दिए हैं तो जा करके उसको देखिए, पहले उतना कमांड कीजिए, उतना आप देख लीजिएगा ना तो शायद ही आपसे कोई टक्कर लेने वाला इस धरती पर पैदा होगा। हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो देखिए, पोप चाहता था धर्म के अनुसार से इटली का एकीकरण किया जाए। अब मेजनी चाहता था कि संपूर्ण इटली का एकीकरण हो, चाहे छोटा भाग हो चाहे बड़ा भाग हो, संपूर्ण का इटली का एकीकरण हो। लेकिन मेजनी के हिसाब से तो सही था। ये जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कहता था कि हम अपने प्रांत के अनुसार से, हम अपने जो है नेतृत्व में उसी भाग को एकीकरण करेंगे जो इटली में सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग को वह एकीकरण करना चाहता था। लेकिन ये भी बात सही है, लेकिन पोप का तो बात अलगे था। और एक बात तो जानते हैं, जब अपने घर में लड़ाई कीजिएगा, अपने भाई बहन में लड़ाई कीजिएगा तो तीसरा आकर फ़ायदा उठाएगा। इधर फ़ायदा उठा लिया कौन? ऑस्ट्रिया उसको पराजित कर दिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक हार गया। जब ये हार गया तो मेजनी का जो भी सपना था वो चूर हो गया। मेजनी का सारा सपना चूर हो गया। जब ये आप कभी भी अपने आप में लड़ाई कीजिएगा, अपने ही संबंधी से लड़ाई कीजिएगा तो तीसरा हमेशा फ़ायदा उठाएगा, और तीसरा फ़ायदा उठा लिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट पर वहाँ पे हमला किया और जो है फिर अपना कब्जा कर लिया ऑस्ट्रिया। तो इस तरह से मेजनी जो है ना बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने ही घर में आकर के जो है वह पराजित हो गया। अगर सभी व्यक्तियों में एकता रहता, अपने घर में ही एकता रहता, तो कभी भी तीसरा आदमी कोई ऑस्ट्रिया कभी फायदा उठाता नहीं उठाता। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक अपने हिसाब से, पोप को तो जवाब ही नहीं है, वो कहता था धर्म के आधार पर करेंगे। धर्म के आधार पर कभी भी राष्ट्र एक ही हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना। तो अपने आप झगड़ा कीजिएगा तो इसका फायदा उठाएगा। अब आइए नहीं, यहाँ से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से एक बार और समझा देते हैं कि मेजनी कौन था और मेजनी ने इटली के एकीकरण में किस तरह से अपना योगदान दिया। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक तथा व्यवहारिक गुण कम था। उन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, जिसमें सन 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। और इस यंग इटली के निर्माण के पीछे का उद्देश्य था इटली के प्रायद्वीपीय भाग में जितने भी विदेशी हस्तक्षेप था उसको समाप्त करना था। और इसके बाद 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। देखिए, मेजनी को युवाओं के प्रति काफी लगाव था, उससे मेजनी को युवाओं पर काफी भरोसा था। मेजनी को क्या था? युवाओं पर काफी भरोसा था। वह चाहता था अगर देश में ज्यादा परिवर्तन लाना है, तेजी से गति करना है, देश को ज्यादा आगे लेने जाना है, तो शासन की सारी शक्तियां दे दो युवाओं पर। क्योंकि युवा में क्या होता है? जोश होता है, ज़्यादा शक्ति होता है। अगर उसके हाथ में पावर दे दिया जाए तो वो तो कहाँ से कहाँ चले जाएगा। इसीलिए उसका मानना था कि अगर देश में खुशहाली लाना है, ज़्यादा परिवर्तन लाना है, तो शक्ति शासन किसके हाथ में दे दीजिए? युवाओं के हाथों में दे दीजिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। मेजनी ने संपूर्ण इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, जबकि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट इटली के बड़े भाग को ही सिर्फ अपने जो है एकीकरण करने का प्रयास किया। मेजनी का मानना था कि संपूर्ण इटली का एकीकरण हो, लेकिन मतभेद के कारण से, आपसी मतभेद क्या था? वो कहता था
था हम अपने हिसाब से करेंगे एकीकरण, यू कहता था हम अपने हिसाब से, पोप कहता था हम धर्म के अनुसार से एकीकरण करेंगे, जो हमारे फेवर में रहेगा उसी के अनुसार से, धर्म के अनुसार से एकीकरण करेंगे। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कहता था कि हम जो है अपने नेतृत्व में इटली के जितने भी बड़े बड़े भाग हैं उसको एकीकरण करेंगे। इन सबों के कारण से, आपसी लड़ाई झगड़ा के कारण से एकता कभी बनी नहीं, जिस कारण से इसका भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पिडमोंट पर अटैक कर लिया, फिर उसको अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार इस बात से हमको ये जानकारी मिलती है कभी भी अपने आप में, कभी भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, तीसरा कोई फायदा उठाएगा, बस आप कुटाइएगा, धुनाइएगा, यही ना होता है। तो समझ गए ना इसके बारे में कि मैजिनी ने किस प्रकार जो है अपना योगदान दिया इटली के एकीकरण में। बहुत ज़्यादा जो है यंग यूरोप, यंग इटली का जो है स्थापना किया। मैजिनी ने बार बार प्रयास किया, बार बार उसको असफलताएं मिली, लेकिन इस बार जो है सफल हो जाता है, लेकिन जो है अपने ही घर में जो है वो फंस गया। वो चाहता था अगर उसके अनुसार से चलता, मैजिनी जिस अनुसार से सोचा था कि हम संपूर्ण इटली का एकीकरण करेंगे, सब उसका सपोर्ट देता, पोप भी उसका सपोर्ट देता, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट भी उसका सपोर्ट करता, तो आज ये दशा नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैजिनी का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैजिनी ने इटली को एकीकरण करने की बहुत ज़्यादा प्रयास किया, भले ही हार क्यों न हुआ, हार भी एक सीख देता है। इसी हार से जनता पूरा आक्रोश में आ गया, जनता को भी लगा कि राष्ट्र को एक होना चाहिए। वहीं से आंदोलन और आगे बढ़ने लगा और तेजी से फैलने लगा। भले ही मैजिनी हार गया, लेकिन मैजिनी ने जो प्रयास छोड़ के गया वह कभी भी इटली की जनता भुला नहीं सकता है। मैजिनी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया इटली के एकीकरण में। सफलता मिलना असफलता मिलना ये तो भगवान के हाथ में है, अपना हाथ में कर्तव्य है। मैजिनी ने वो कर्तव्य किया, बार बार प्रयास किया। देखिए ना, यंग इटली, यंग यूरोप, यंग इटली का मतलब युवा इटली, उसको जो है युवा पे काफ़ी भरोसा था। इसलिए मैजिनी के योगदान के चलते मैजिनी को इटली का जनक भी कहा जाता है। इटली को एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मैजिनी को कहा जाता है। समझ गए ना इतने सारे क्वेश्चन को? यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इसी तरह का कंटेंट उसको भी मिलता रहे और वह भी एक बेहतरीन तरीका से क्लास 10वीं की तैयारी करता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, हम बार बार कहते हैं, अगर नहीं आएगा ना मेरा वीडियो देखने के बाद आपको 100 में 100 अंक नहीं आएगा ना, तो ना आकर कहिएगा। पहले आप लोग जाकर देख लीजिए, फिर वो पढ़ा देंगे कहिएगा अगला पढ़ाइए, फिर वो पढ़ा देंगे कहिएगा अगला पढ़ाइए। अरे भाई, पहले जो पढ़ा दिया है पहले उसको तो पढ़िए, दूसरे के चक्कर में मत पढ़िए। पहले जितना हम YouTube पे वीडियो डाल दिए हैं ना, अगर उतना तैयारी कर लीजिएगा ना, तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपसे टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं लगेगा। इतना सारे क्वेश्चंस को हम बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव ग्रुप में तो बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, समझ गए ना? तो इसीलिए धैर्य रख करके पहले उन सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट कीजिए, सर जी अगला वीडियो इस पर बनाइए। ऑब्जेक्टिव के लिए हमको नहीं लगता है कि अब दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। हमने सारे ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। चाहे आप अंतिम में क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक का सारे क्वेश्चन हम बता दिए हैं। NCERT बुक का सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, दूसरे की तरह नहीं किए हैं, आधा अधूरा छोड़ के नहीं पढ़ाए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करवा दिए हैं। तो जाकर के YouTube पे आज ही सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वीडियो मिल जाएगा। GKS स्टडी सेंटर जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, तब आपको देखते हैं कि अपने राज्य के अंदर में चाहे जिस भी स्टेट से हो, बिहार से हो तो बिहार में देखते हैं आपको टॉप करने से कौन रखता है। समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। यहाँ पे जो भी समझा है समझ गए होंगे।